एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उन ऐसे रिंग्स के जिसमें वो ऑर्थो या सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच हो। ठीक है, अच्छा, अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम कहते हैं कि एराइल ग्रुप का यूजुअली जो है वो ज्यादा होता है। उसकी क्या रीजन है कि आपने पता नहीं आपने पढ़ा हो है या नहीं पढ़ा होगा, सर एहसान ने आपको मेरा ख्याल है उसमें पढ़ाया होगा सब्स्टिट्यूशन में, एनकैमेरिक असिस्टेंस या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि ये जो होता है बेसिकली ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एनकैमेरिक असिस्टेंस कर रहा होता है कि लिविंग ग्रुप को निकलने में हेल्पफुल है। मिसाल के तौर पर ये क्लोराइड आयन यहाँ से निकल रहा है तो साइमल्टेनियसली ये जो आपकी एराइल रिंग थी वो एक फिनोनियम आयन बना देती है, एक कम्प्लेक्स बना देती है, इस टाइप का इंटरमीडिएट बना देती है जो कि दोनों कार्बन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, उस कार्बन को भी जिसके साथ उसका बॉन्ड बना है और उस कार्बन को भी जिससे लिविंग ग्रुप निकला है, और फिर फर्दर आपका प्रोडक्ट बन जाती है। अगर आप इसी रिएक्शन को, यानी यहाँ पे सिर्फ फिनाइल रिंग है, अगर आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लें और यहाँ पे एक उसको रिप्लेस किया है हमने एक फिनाइल से, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो 1000 गुना फास्टर होगा बनिस्बत इसके कि जब यहाँ मिथाइल हो। क्यों? क्योंकि ये जो फिनाइल है ये उसको सपोर्ट कर रहा है HCl को निकलने में और इस रिएक्शन की मतलब उसमें माइग्रेशन में। सो आप के पास जो है, आपने ये पढ़ा भी होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एनकैमेरिक असिस्टेंस क्या होती है कि आपके पास नेबरिंग में जो कोई ग्रुप अटैच है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और वो लिविंग ग्रुप को निकलने में हेल्पफुल है। ये वाला इसमें बेसिकली हम कहते हैं कि रोल होता है। मतलब मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन है कि इसमें यहाँ पे नेबरिंग पे कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, तो क्लोरीन का इस रिएक्शन का जो रेट है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर अटैच है फिनाइल के साथ, तो वो एनकैमेरिक असिस्टेंस या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर रहा है इस क्लोरीन को निकलने में और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, तो उसका रेट आप ये देखें 600 गुना जो है वो ज्यादा है। तो यही रोल आपके पास एराइल ग्रुप का होता है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एराइल ग्रुप एक तो वो जो आपका लिविंग ग्रुप है जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर रहा है उसको निकलने में हेल्पफुल कर रहा है, और दूसरा जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है उसको स्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देखें, ये आपके पास हाइड्रोक्सिल है, सीधी सी आपको बात समझ आएगी। जैसे हाइड्रोक्सिल एसिडिक मीडिया आपने प्रोटोनेशन करनी है, OH को वाटर की फॉर्म में रिमूव कर दिया, कार्बोकैटायन बना। 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास कि इनमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे। अब तीनों के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर अटैच होगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये वाला जो ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर जो होगा वो डायरेक्टली उस कार्बन को, उसका रेजोनेंस इफेक्ट डायरेक्ट होता है ना, वो उसको उसकी जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसके ऊपर, तो वो उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो मेटा पोजीशन पर होगा तो वो डायरेक्टली रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू उसको डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है ना उसको हम वो नहीं, मतलब वो चेंज हो सकता है उसका ट्रेंड। मतलब बाजू का, तब आप इस एग्जांपल में देखें, ये आपके पास कार्बोकैटायन था, अगर आपका हाइड्रोजन हाइड्राइड माइग्रेट करता है तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन अगर आपका मिथाइल माइग्रेट करेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो इस केस में आपके पास क्या कौन प्रेफरेबली माइग्रेट करेगा? हाइड्राइड। हालांकि मिथाइल का कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम समझते हैं कि ज्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन के क्या कार्बोकैटायन बनने जा रहा है, रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वहां पे उसमें वेरिएशंस जो हैं वो थोड़ी बहुत हो सकती हैं। और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रीअरेंजमेंट है इसका कंपटीशन हो रहा होता है। कंपटीशन किसके साथ? कि रिएक्शन क्यों है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो आपकी जो बेस है या वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कितनी स्ट्रॉन्गर है। अगर बेस इतनी स्ट्रॉन्गर है या न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्गर है कि वो कार्बोकैटायन को रीअरेंज होने का मौका ही ना दे और फौरन अटैक कर दे, तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कहाँ होगी? जहां आपकी बेस या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीकर है, तो कार्बोकैटायन को इतना टाइम मिलेगा कि वो अपने आप को रीअरेंज करके एक स्टेबल उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, so the major products from many reaction in which carbocations are intermediate are usually formed without carbon skeleton rearrangement. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्ट करते हैं वो ज्यादा रैपिडली रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू के उसमें रीअरेंजमेंट को होकर, जैसे ही वो बना फौरन, जैसे आप उसमें देख लें, आप अपने SN2 रिएक्शन में देख लें कि लिविंग ग्रुप का डिपार्चर और आपका जो है वो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो वहां रीअरेंजमेंट की आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना SN1 रिएक्शन देखें कि लिविंग ग्रुप का डिपार्चर और फिर वो दूसरा,
उसके पास इतना टाइम होता है कि उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आपके पास हो। समटाइम्स न्यूक्लियोफाइल इतने वीक नहीं होते, लेकिन जो रिएक्शन के अंदर आपके पास कोई कैटलिस्ट होता है, मिसाल के तौर पर लिविस एसिड वगैरह आपने एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो वो लिविस एसिड आपके न्यूक्लियोफाइल या बेस के साथ कम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है और जो कार्बोकैटायन बनता है उसको रीअरेंज होने का मौका मिल जाए। तो आपके पास जो है अब कुछ लिटरेचर से एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9 फ्लोरीन कार्बिनोल जो है, इसमें मतलब वही वाली बात आ जाती है, अल्कोहल है, प्रोटोनेशन की वाटर की फॉर्म में रिमूव हुआ, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, यहाँ से आपके पास इस वाले कार्बन ने इस पे अटैक किया और वो 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी, जो एक ज्यादा स्टेबल रिंग थी। ये वाली एग्जांपल लिटरेचर से मैंने ली है, इसका सोल्यूशन स्लाइड्स पे एंड में मौजूद है, लेकिन ये आपने खुद करनी है, खुद आप। ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है जो एज एन एसिड यूज हुआ है, यहाँ पे डीसीएम आपके पास डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट है, 72 डिग्री आपने रिफ्लेक्स किया है और ये आपके पास इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बनी है। ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हुई है आपके पास, और यहाँ से एक जो है मिथाइल जो है ये वाला किस तरह से वो शिफ्टिंग हुई है। तो ये आपने सोचना है, इसमें वियगनर मीयरमैन रीअरेंजमेंट हुए, लेकिन अगर आप समझ चाहते हैं कि मुझे खुद समझ आए तो आप इसको खुद करें, बजाय इसके कि आप इसको इसका सोल्यूशन देखें। तो पहले आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आपने इसके सोल्यूशन पे जाना है। नेचुरली अकरिंग जितने भी कंपाउंड हैं, यानी जो बायोसिंथेसिस, जो नेचुरली कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं किसी प्लांट्स वगैरह के अंदर, उनकी सिंथेसिस में भी आपके पास ये वेगनर मीयरमैन रीअरेंजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। इसकी एक एग्जांपल आपके पास है कैम्फीन की सिंथेसिस। कैम्फीन को हम बनाते हैं लेनालाइल पायरोफॉस्फेट, ये उसका सारा रूट है। ये बेसिकली ये डराने या उसको का मकसद नहीं है ऐसी एग्जांपल्स लिटरेचर से डालने का, सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपको ये बात पता चले कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये हम फजूल में बेकार में नहीं पड़े। यानी साइंस कम्युनिटी के मतलब अंदर, रिसर्च के अंदर आपके पास डिफरेंट ऐसे रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रही हैं, जिससे हम कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या नेचर के अंदर जो नेचर के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें भी ये रीअरेंजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर लेनालाइल पायरोफॉस्फेट से आपने बायो मेजॉरिटी ने पढ़ी होगी तो आप जरा जानते होंगे कि किस तरह वो क्रैब्स साइकिल और ये वो उसमें इस तरह के सबस्ट्रेट आपके पास होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टर्शरी कार्बोकैटायन था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपके पास हुई, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पे उसने रिंग स्ट्रेन को जो है वो रिलीव किया हुआ है। इसी तरह एक और ये रीअरेंजमेंट है, इसमें टर्पिनॉइड्स की बायोसिंथेसिस है फ्रॉम लेनोस्टिरोल, और लेनोस्टिरोल से क्या बनता है, वो प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल का और बहुत सारे ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स का। तो ये भी एक नेचुरल कंपाउंड है जो नेचर खुद को सिंथेसाइज कर रही है कि नेचुरली। इसमें भी आपके पास ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखने का, ये डालने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बात पता चले कि किस तरह से कौन से स्टेप्स में जो है वो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है वेगनर मीयरमैन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ये भी नेचर से ही ली गई है कि 3-फ्रेनोलोन जो है वो ओलियानेन में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिज्म इसका यहाँ मौजूद है कि कैसे इसमें कहाँ हो रहा है, लेकिन इसके मैकेनिज्म में खुद आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप खुद इस पर गौर करके सोचे कि इसमें क्या हो रहा है और किस तरह से इसमें कौन से स्टेप में रीअरेंजमेंट हो रही है, और रीअरेंजमेंट अगर हुई है तो क्यों हुई है, क्या रिंग के अंदर स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए हुई है या एक स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के लिए हुई है, क्या रीजन थी उसके पीछे। इसी तरह ये भी मिलती जुलती एग्जांपल है, बीटा अमाइरीन जो है वो फ्रेड्रिलीन में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे इसमें रीअरेंजमेंट हुई है, या नीचे वाली एग्जांपल में क्या रीअरेंजमेंट हुई है, कौन सी रिंग किसमें किस तरह से कन्वर्ट होके आपको एक स्टेबल जो है वो प्रोडक्ट दे रही है। ये उसका सोल्यूशन है, लेकिन आपने ये देखना नहीं है, आपने इसको पहले खुद जो है वो सॉल्व करना है कि ये कैसे हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेगनर मीयरमैन रीअरेंजमेंट। तो हमने जो है वो अपना जो रीअरेंजमेंट वाला जो टॉपिक था वो हमारा मुकम्मल हो गया है। अब जो है वो आपने मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आना है, तो आपको पहले भी मैंने एक टेस्ट दिया हुआ था नाइट्रोजन डेफिशिएंट सिस्टम वाला, ठीक है। तो आपने जिसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंट वाले हैं उस की जो है वो तैयारी करके आनी है, और फिर आपको मैं मजीद फिर 1 वीक का टाइम दूंगी, तो हम अपना उसमें वेगनर मीयरमैन रीअरेंजमेंट आपके पास है, उसमें अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। हाँ,
तो आपने जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट में मुझे मंडे वाले दिन टेस्ट तैयार करके आना है, हॉफमैन, कर्टियस, श्मिट, लोजन और बैकमैन का। देन हम एक वीक के गैप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन का ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम अपना जो थर्ड टेस्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन का आ जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन में हमने सिर्फ फेवरस की रीअरेंजमेंट पढ़ी है, हमारे सिलेबस में वो है। और एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में हमने फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ी है। तो हम ये, क्योंकि इनमें एक एक की रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे दो है, बेयर विलेगर और डैकिन रिएक्शन, ये 2, 3 और ये 4, इनका हम एक हिस्से में टेस्ट ले लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का तो हमारा जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, ठीक है।